एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए, स्वामी सब साधे सब जाए। शिव मोरत गरब धरो, सब जन होत सुखाय, स्वामी सब जन होत गुरुर्ब्रह्मा सुखाय। गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार साथियों, श्रृंगी ज्योति संस्थान में आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आपने हमें बहुत अच्छे से प्यार दिया है और हमारी सभी वीडियो को आपने लाइक किया अब तक। हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। ऐसे ही हमें सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए और हमारी वीडियो को शेयर करते रहिए। हम आपको नित्य नई नई जानकारियाँ देते रहेंगे और जो आपके सवाल हमसे पूछे जाएंगे हम उनका भी आपको आंसर देते रहेंगे। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है जिसके विषय में हम बात करेंगे और ये विषय हमको हमारी जो हैं आचार्य रही हैं, हमारी आचार्य तुल्य हैं, वो आचार्य के ही साथ में थी वो। उन्होंने ये सवाल रखा है कि यदि जातक का जन्म 5 फरवरी 1962 में दिन में 1 बजे हुआ है तो उसका भविष्य फल का कथन कैसे कहा जाएगा। तो इसमें वहाँ पर हमें 8 ग्रह एक साथ दिखाई देते हैं और वो भी नवम भाव में हैं और मकर राशि के अंदर हैं। तो ऐसे में ज्योतिष की गणना जब हम करते हैं तो हमें मालूम पड़ता है कि हमारे कारक अकारक, हमारे पाप ग्रह, हमारे शुभ ग्रह और त्रिसड़ाय के स्वामी, त्रियक के स्वामी और केंद्र के स्वामी, त्रिकोण के स्वामी, लग्नेश सब एक ही साथ आ जाते हैं। यानी कि हमारे पास में शुभता अशुभता नापने के लिए कोई ऐसा मापदंड नहीं रह जाता है जिसको हम वर्णन कर सकें, क्योंकि सब एक ही साथ बैठे हुए हैं। तो बड़ी समस्या उत्पन्न होती है कि इसका विवरण कैसे किया जाए। बहुत सारे विद्वानों ने अपने अपने मत उसमें रखे हैं कि किस किस तरह से इनकी विवेचना की जाती है। मेरा भी एक छोटा सा मत है इस विषय में कि किस तरह से इसकी विवेचना करनी चाहिए और मैं इस विषय में जो भी मुझसे बन पड़ेगा मैं उसका पूरा पूरा विवरण करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि ये बड़ा ही सेंसिटिव विषय है, बड़ा ही संवेदनशील विषय है। संवेदनशील इसलिए बन जाता है कि ये स्थिति बहुत लंबे समय तक रहती है और दूसरी उसमें उस दिन सूर्य ग्रहण का भी हुआ है तो और भी संवेदनशील हो जाता है, क्योंकि उसमें राहु केतु भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो इस विषय पे हम अपनी आज की चर्चा को करेंगे। तो विषय बहुत ही संवेदनशील होने के साथ साथ हमारे ज्योतिष के लिए भी बहुत ही प्रिय होने वाला है। जो ज्योतिष को चाहने वाले हैं वो भी इसका ध्यान रख सकते हैं। और क्योंकि हमारा तो मेन विषय रहता है गर्भ धारण संस्कार से संबंधित, तो गर्भ धारण संस्कार में भी इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि चाहे ये स्थिति कितने भी समय के बाद बनो, साधारण तरह से 5 ग्रहों की युक्ति या 6 ग्रहों की युक्ति मिल जाती है देखने के ऊपर, 7 ग्रहों की युक्ति देखने को नहीं मिलती है। जहां तक शास्त्रों में हमने देखा है वहां पर जब युक्ति दिखाई गई है तो उसमें राहु केतु को उन्होंने नहीं लिया है, वहां पर 7 ग्रहों की तक की ही युक्ति का वर्णन किया गया है। और जब 2 ग्रह की युक्ति या 3 ग्रह की युक्ति या 4 ग्रह की युक्ति ली है तो उसमें भी उन्होंने राहु केतु को सम्मिलित नहीं किया गया है, वहां पर भी केवल 7 पिंडात्मक ग्रहों को ही सम्मिलित किया गया है। जो छायात्मक 2 ग्रह हैं इनका वर्णन वहां पर देखने को नहीं मिला है। कुछ शास्त्रों में इसका वर्णन मिल सकता है पर जहां तक मैंने अध्ययन किया वहां तक मुझे नहीं मिला है। इसका अर्थ ये नहीं कि राहु केतु की उपस्थिति नहीं मानी जाएगी, राहु केतु की उपस्थिति मानी जाएगी।
परंतु ये अपने राशेष के अनुसार कार्य करते हैं या जिस ग्रह से युक्ति करते हैं उसके अनुसार कार्य करते हैं, और इनके अपने भी अलग से कार्य तत्व हैं। और वो कार्य तत्व का कार्य करने का जो तरीका होता है वो जिस ग्रह से युक्ति करते हैं उसके अनुसार होगा या राशि के अनुसार होगा। तो इसलिए इनकी मुझे कहीं पर विवेचना युक्ति में नहीं मिली है। तो अब हम ये मान के चलेंगे कि 7 ग्रहों की ही युक्ति मैक्सिमम होती है, उसके अनुसार ही इसकी विवेचना करेंगे। तो अब हम पहले उस चार्ट को देख लेते हैं जिस चार्ट में इसका वर्णन हुआ है कि उस दिन क्या स्थिति थी। तो उसके आगे से हम इसको वर्णन करेंगे आगे से। ये उस दिन का चार्ट है जिस दिन के चार्ट के वर्णन करने की बात की गई है। इसमें हमारे पास में लगन चार्ट से तो हम ज़्यादा विश्लेषण करने में समर्थ नहीं हो पाते हैं, परंतु पाराशर ऋषि जी ने कहा है कि चार्ट का विश्लेषण में नौमांस का भी बहुत बड़ा योगदान होता है और नौमांस से सभी घटनाओं का पूर्ण रूप से विवरण किया जा सकता है। एक चीज तो ये हो गई है कि जब हम लगन चार्ट से, यहाँ पे क्या हो रहा है इस कुंडली में, जब 7 ग्रहों की युक्ति है तो उसमें चंद्रमा, सूर्य और जो है वो एक ही साथ उपस्थित हो जाते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि ये सातों के सातों ग्रह लगन में भी उपस्थित हो सकते हैं। तो उस समय में लगन, सूर्य और चंद्रमा तीनों एक साथ हो जाएंगे। ठीक है। तो यहाँ पर ना तो आपके पास में चंद्र कुंडली अलग से उपस्थित है, ना सूर्य कुंडली अलग से उपस्थित है जिसकी आप विवेचना कर सकें। सब एक ही जगह है। तो जब हम नौमांस में देखेंगे इन ग्रहों की, तो इन ग्रहों की सबकी युक्तियां बदल जाएंगी और नौमांस कुंडली से हम इसका विश्लेषण कर सकते हैं। ज्यादा अगर हमको और भी डीप जाना होगा तो उस समय में हम इसको D60 चार्ट, सिक्सटांश से भी हम इसका विश्लेषण करते हैं। सिक्सटांश में इसकी कुंडलियां में और ज्यादा चेंज आ जाता है, जैसे कि आप इस कुंडली में देख सकते हैं। सिक्सटांश में जाने में बहुत ज्यादा चेंज हो जाता है। तो सिक्सटांश कुंडली भी अपने आप में पूर्ण विवरण करने में संभव है। तो अब हम इसका आगे वर्णन करेंगे और देखेंगे कि हम क्या क्या इसमें विश्लेषण कर सकते हैं और उसी के अनुसार हम आगे इस बात को बढ़ाएंगे। सबसे पहले हमें देखना होगा कि 7 विषयों की युक्ति में जब हो जाएगी तो ऋषियों ने उसमें क्या श्लोक दिया है, क्या कहा है। तो हम सबसे पहले यहाँ पर ऋषियों के कथन को देखेंगे। ऋषियों ने कथन में कहा है, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, शुक्र, गुरु व शनि की अगर युक्ति एक साथ हो तो जातक सूर्य के समान तेजस्वी होगा। जातक सूर्य के समान तेजस्वी होगा, प्रभावशाली हो जाएगा, राजाओं द्वारा सम्मानित भी होगा और शिव भक्त भी होगा और दानी भी होगा और अत्यंत धनी भी होगा। ये ऋषियों के शब्द हैं, ये ऋषियों ने कहा है। क्योंकि सूर्य सबसे प्रभावशाली ग्रह है और सूर्य के पास जो ग्रह आते हैं वो अस्त हो जाते हैं, ऐसा माना जाता है। तो इस कुंडली में सूर्य ही सबसे अधिक प्रभावशाली रहेगा और सूर्य के अनुसार ही इसमें इन्होंने कथन कहा है। जो ऋषियों ने कहा है हम उसको ही मानेंगे कि ये जातक धनी होगा, प्रभावशाली होगा, सूर्य के सदृश तेजस्वी हो जाएगा, बहुत सारे धन संपत्ति का मालिक होगा, वैभवशाली होगा। राजा के समुद्र से मतलब वैभवशाली होगा, हर तरह का वैभव इसके पास में प्राप्त होगा। अब यहाँ पर सबसे बड़ा जो सवाल उठता है वो ये कि एक दिन के अंदर तो बहुत सारे बच्चे पैदा होंगे और चंद्रमा एक राशि में 2.25 दिन रहता है। तो इसका मतलब 2.25 दिन तक उत्पन्न होने वाले सभी जातक एक समान हो जाएंगे। यदि वो सभी जातक एक समान होंगे तो ऐसा तो संभव हो नहीं सकता। तो ये ऐसा संभव हो नहीं सकता, तो उसका फिर निराकरण कैसे हो, उसको कैसे समझा जाए कि ये जातक
इस समय पैदा हुआ तो क्या फल देगा, इस समय पैदा हुआ तो क्या फल देगा, इस समय पैदा हुआ तो क्या फल देगा। यानी कि उस दिन 2.25 दिन में समस्त जातक जो पैदा हो रहे हैं उनका भाग्य अलग अलग होगा, ये तो निश्चित है। परंतु हमको उसको प्रेडिक्शन कैसे करें, ये सवाल होता है। तो ज्योतिष के अनुसार पहले तो हमें उसका D9 चार्ट पढ़ना चाहिए, नौमांसा चार्ट पढ़ के देखना चाहिए कि नौमांसा में क्या लिखा हुआ आ रहा है। और जैसे जैसे समय व्यतीत होगा वैसे वैसे डिग्रियां भी चेंज होंगी, वैसे वैसे उनके नक्षत्र स्वामी भी चेंज होंगे, तो उनके अनुसार भी उसकी प्रेडिक्शन चेंज होती चली जाएगी। यानी नक्षत्र ज्योतिष से भी हम इसकी प्रेडिक्शन कर पाएंगे। और एक और साधन हमारे पास में बन जाता है कि जो ग्रहों की स्ट्रेंथ है वो जो बदल रही है उसके अनुसार हम जब प्रेडिक्शन करने जा रहे हैं, और जो हमारे इसके अंदर हमेशा लगन बदलता रहेगा, लगन की डिग्रियां बदलती रहेंगी, उससे भी चार्ट के अंदर बहुत अधिक परिवर्तन होता है। तो उसके अनुसार भी हम इसका विवरण कर सकते हैं। उसके लिए हमें करना क्या होगा कि हमें अपने षोडश वर्ग के अंदर ये देखना होगा कि ग्रह को कौन कौन सा स्थान प्राप्त हो रहा है, ग्रह को कौन कौन से स्थान मिल रहे हैं, अर्थात उनको देखना पड़ेगा कि ग्रह का क्या पोजीशन है। पोजीशन क्या होती है, उसमें हमें देखना होता है कि ग्रह एक वर्ग में है, 2 वर्ग में बली है, 3 वर्ग में बली है, 4 वर्ग में बली है, और 16 वर्ग में क्या उसकी पोजीशन बनती है आती है। तो यदि हम उसका अध्ययन कर लेंगे, जैसे मैं अभी आपको चार्ट इसी चार्ट का चार्ट दिखाता हूँ, यहाँ पे इसी चार्ट का जो समय दिया गया था उसके अनुसार हमने इसको बनाया है। तो सूर्य देव की जो ग्रह की संज्ञा यहाँ पे मिलती है, ग्रह की जो स्थिति हमें यहाँ पे मिलती है वो धन्वंतरी मिलती है। चंद्र की जो मिलती है वो केरल मिलती है। मंगल भी केरल स्थिति में है, बुध भी धन्वंतरी में है, गुरुदेव भी केरल में है, और शुक्रदेव चंदन वन में है, शनिदेव केरल में है, और लगन भी केरल में है। इसका अर्थ यह धन्वंतरी का अर्थ हुआ कि 11 वर्गों में उनकी शुभता बनी हुई है। केरल का अर्थ है 6 वर्गों में उनकी शुभता बनी हुई है। और चंदन वन का अर्थ है कि 11 वर्ग में उनकी, सॉरी, चंदन वर्ग का अर्थ है कि 8 वर्ग में उनकी शुभता बनी हुई है। तो इस तरह से हमारे पास में ग्रहों की शुभता अशुभता आ जाती है। जो ग्रह जितने ज्यादा वर्ग में शुभ होगा उतना अधिक शुभ फल देगा। ये यहाँ पर शुभता अशुभता निकालने का हमारे पास में चार्ट आ गया। अब इसको हम किसी भी चार्ट में इसके हिसाब से लगा सकते हैं, वैसे D60 में लगा के इसको ज्यादातर देखना चाहिए। पर यदि आप किसी भी चार्ट में इन चीजों को ध्यान रखेंगे कि हमारा ये ग्रह इतना शुभ है या इतना अशुभ है, तो हमें शुभता अशुभता का ज्ञान हो जाएगा। इसके बाद में हमें देखना है D60 चार्ट के अंदर, स्पेशली इसको जाके देखा जा सकता है केवल D60 चार्ट के अंदर, कि वो जो ग्रह है उसके कार्य करने की शैली क्या है, यानी उस ग्रह का देवता कौन है। ये D60 चार्ट के अंदर मिलता है। बाकी सब चार्टों में अलग अलग चार्टों के अलग अलग देव मिल सकते हैं, उनको देख सकते हैं, पर D60 चार्ट में बहुत विस्तार से इन चीजों का अध्ययन किया जाता है। वहाँ D60 चार्ट के देवताओं को हमें देखना चाहिए कि वहां पर किस ग्रह का कौन सा देव कारक है, कौन से देव के अनुसार वो ग्रह कार्य करेगा, उसकी टेंडेंसी क्या होगी कार्य करने की, उसकी जो चरित्र है कार्य करने का वो कैसा है। ये यहाँ पर हम विशेष रूप से देख सकते हैं कि वो किस तरह से कलाकार, जैसे सूर्य देव है यहाँ पर, ये काल के रूप में दिखाई दे रहे हैं, अर्थात इनके अंदर बहुत क्रोध होगा, और ये बहुत जल्दी निर्णय लेने वाले होंगे, बहुत जल्दी निर्णय लेंगे, क्रोध में होंगे हमेशा, और अनिष्ट भी करेंगे। ये यहाँ पे इनका कंक्लूजन निकल के आएगा। दूसरे चंद्रमा है वो भ्रष्ट है। भ्रष्ट है मतलब इनकी जो मानसिकता है, इनके जो विचार हैं, वो हमेशा दूषित प्रवृत्ति के रहेंगे। ये किसी के विषय में अच्छा नहीं सोचेंगे, हमेशा गलत कार्य करने के बारे में सोचते रहेंगे। तो ऐसे ही यहाँ पर सबके हमारे पास में आ जाते हैं
मंगल का वंशक्षय है। वंशक्षय, वंशक्षय का अर्थ हो जाता है कि ये वंश का नाश करने के ऊपर उतारू रहेंगे, अर्थात बहुत झगड़ालू किस्म के व्यक्ति रहेंगे। इनका वंश आगे चले या ना चले ये भी हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि बाकी ग्रहों के हिसाब और इसके हिसाब से देखा जाएगा। पर ये यहाँ पर वंश क्षय का अर्थ सिर्फ इतना ही लेंगे कि झगड़ालू किस्म के व्यक्ति हो सकते हैं, जिन्हें अपने वंश की चिंता नहीं होगी। बुध देव गणेश है, फिर अग्नि है, फिर माया है, फिर पूर्णचंद्र है और फिर कमलाकर है। यानी कि बाकी सब ग्रह इनके शोभ्य हैं, अच्छा फल देने वाले हैं, शुभ फल देने वाले हैं। तो अर्थात हमारे पास में यहाँ पर 3 ग्रह कष्टकारी हैं जो कष्ट देंगे, बाकी हमारे पास में जो ग्रह हैं वो हमें शुभ फल देंगे। तो इस आधार पर हम इनकी कुंडली की विवेचना करते चलेंगे। पर ये ध्यान रखना चाहिए हमें कि जब भी हम लोग ये देखें कि 2 सवा 2 दिन में बहुत सारे बच्चे पैदा होंगे, तो उन सब बच्चों का ये चार्ट हमें बना लेना चाहिए यदि ऐसी स्थिति हमारे सामने आ गई है तो। क्योंकि अगर ये चार्ट हम नहीं बनाएंगे तो इनका आप अष्टक वर्ग देखें या अन्य कोई भी वर्ग देख लें, तो अष्टक वर्ग में आप ये पाएंगे कि जहां ये ग्रह इकट्ठित हैं जिस भाव में, उससे 11वें भाव में सबसे ज्यादा इनके नंबर होंगे और तीसरे भाव में नंबर होंगे। तो इस तरह से आपको, जैसे इस कुंडली में है तो इनका सप्तम भाव बहुत मजबूत रहेगा, ये व्यापारी आपको दिखाई देंगे, अच्छा व्यापार करते नजर आएंगे, सप्तम भाव बहुत मजबूत रहेगा इनका। परंतु ये यहाँ पर ये देखने वाली बात ये है कि जब ये व्यापार तो हम बता रहे हैं मजबूत है, कार्य बहुत अच्छा रहेगा, दे प्रतिदिन इनका अच्छा लाभ उठाएंगे, परंतु ये झगड़ालू होने की वजह से इनको हानि भी होंगी, जैसे हमने देख लिया है। भ्रष्ट होने की वजह से इनके ऊपर दूसरे केस भी चल सकते हैं, दूसरे आदमी इनसे ईर्ष्या करने लगेंगे और इनको बहुत लोगों के श्राप तक भी मिल सकते हैं, जिससे इनकी वंश वृद्धि तक रुक सकती है। तो इसके केस में हमने देख लिया है कि 3 ग्रह जो हैं वो बहुत ही विकट स्थिति में है, जो व्यापार के हित में नहीं आ रहे, बाकी 4 ग्रह व्यापार के हित में आ रहा है। तो कार्य तो जीवन में कर लेंगे और ये अच्छा धन भी कमा लेंगे, राजा के समतुल्य भी हो जाएंगे, परंतु इन्हें हमेशा जीवन में जूझना पड़ेगा, कष्ट करना पड़ेगा बहुत ज्यादा। आसानी से कुछ चीज इनको नहीं मिलेगी। ऐसे ही बाकी कुंडलियां भी हम जब देखेंगे तो उनका विवेचन कर सकते हैं, क्योंकि एक दिन के अंदर बहुत सारे बच्चे पैदा होंगे। इस कुंडली में जो सबसे बड़ी बात थी कि उस दिन सूर्य ग्रहण भी पड़ा, ये भी एक इस कुंडली की विशेषता है। तो सूर्य ग्रहण की जो ग्रहण है उसका पीरियड बहुत कम होता है, और सूर्य ग्रहण के समय में जो भी बच्चे आएंगे या होंगे उनकी लाइफ में कठिन समय और अधिक बढ़ जाएगा, क्योंकि सूर्य भी यहाँ कमजोर स्थिति में पाया जाएगा। अब सूर्य ग्रहण में ये देखना पड़ेगा कि वो सूर्य ग्रहण जब पड़ रहा था तो वो ग्रास की तरफ था या वो ग्रह उदय हो रहा था, सूर्य ग्रहण समाप्त होने जा रहा था। तो जो ग्रहण के स्टार्टिंग से चलेंगे, जो सूर्य मतलब पूर्ण रूप से जैसा भी ग्रह रहा है उसमें आंशिक है या पूर्ण रूप से है, तो जब ग्रहण की तरफ बढ़ रहे हैं, जब ग्रहण लग रहा है, जब बच्चे पैदा होंगे तो उनके जीवन में कठिनाई ज़्यादा होंगी, और जब ग्रहण से मुक्त हो रहा है तो उस समय में जो बच्चे पैदा होंगे उनके जीवन में कठिनाइयों का सामना कम करना पड़ेगा। और जो बच्चे ग्रहण से पूर्ण रूप से मुक्त हैं तो उनके लिए तो श्लोक यहाँ पर उपस्थित है ही, उसके अनुसार उस कुंडली का विवेचना की जाएगी। बाकी कुंडली की विवेचना करने के लिए हमने जो यहाँ पर वर्ग चार्ट का प्रयोग किया है, जिसमें हम D9 मतलब 16 के 16 वर्ग चार्टों को लेके हम देख सकते हैं कि, और उससे हमारा पूर्ण रूप से कुंडली की विवेचना हमें मिल जाएगी। तो आशा करता हूँ
ये मेरी विवेचना इस संदर्भ में उपयुक्त रही होगी, और यदि किसी को कोई और सवाल होगा इस संदर्भ में तो वो मेरे से अपना कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, और मैं यथाशक्ति उसका निवारण करने का प्रयत्न करूंगा। और यदि मेरी सूचना आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अधिक से अधिक लोगों को पहुंचाइए, क्योंकि ऐसी घटना जब भी घटेगी उसको अगर हम गर्भधारण मुहूर्त में प्रयोग करेंगे तो हम अच्छे लगन के साथ में जब हमारा बच्चा उत्पन्न हो जाएगा तो हमें जीवन पर्यंत बहुत लाभ मिलने वाला है। इसमें कोई दो राय नहीं। हमारा बच्चा राजा समक्ष समकक्ष नहीं होगा, राजा ही होगा, ये मान के चलिए। क्योंकि ये एक दिन में 12 के 12 भाव घूमेगा, तो कौन सा भाव सबसे ज्यादा फल देगा ये देखने वाली बात है सिर्फ उस समय में। यदि हमने उसको अच्छे से प्लेस कर लिया और इन 2.25 दिन का प्रयोग किया तो हमारा बच्चा राजा ही होगा, राजा जैसा नहीं, राजा ही बनेगा, ऐसा मेरा मानना है। और ये स्थिति तभी संभव है जब बृहस्पति देव और शनि देव कम से कम 1 वर्ष तक, बृहस्पति देव शनि देव कम से कम 1 वर्ष तक एक ही राशि में उपस्थित रहें, तब सातों ग्रह एक साथ आने की संभावना बनेगी। यदि सूर्य के पास में शुक्र बुध भी उपस्थित हो, शुक्र बुध मंगल भी सूर्य के साथ साथ उपस्थित हो, तब ये स्थिति कुछ दिनों के लिए बनने की संभावना बनती है, जिसमें से कुछ दिनों में से ये 2.25 दिन भी हो सकती है, 1 दिन भी हो सकती है और उससे कम भी हो सकती है। आशा है ये वीडियो मेरी आपको अच्छी लगी होगी। धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करते रहिए।